कभी सोचा है ये जो कपड़े हम रोज पहनते हैं, इनके धागों में आखिर कौन सा साइंस छुपा है? आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए इन्हीं छोटे छोटे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हुए किया है ना? इस रहस्य का जवाब डिटर्जेंट में नहीं, बल्कि खुद रेशों यानी फाइबर्स के अंदर की बनावट में छिपा है। चलिए इसे खोजते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल से, फिर देखेंगे प्रकृति और लैब में बने रेशों का कमाल। ये भी जानेंगे कि वो कपड़े में कैसे बदलते हैं, और आखिर में उन फिनिशिंग टचेस को समझेंगे जो उन्हें उनकी असली पहचान देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कपड़े को समझने के लिए हमें एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से। बहुत लंबी लंबी मॉलिक्यूलर चेन्स, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। बस ऐसा समझिए जैसे मोतियों की एक बहुत लंबी माला हो। अब इन पॉलीमर चेन्स की जो लंबाई है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डीपी, ये पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है। नियम बड़ा सीधा है, जितनी लंबी चेन उतना ही मजबूत फाइबर। पर देखिए, सिर्फ लंबाई ही सब कुछ नहीं है। ये भी बहुत मायने रखता है कि ये चेन्स आपस में अरेंज कैसे होती हैं। दो तरह के इलाके समझिए। एक हैं क्रिस्टलीय इलाके, जहां चेन्स एक दीवार में ईंटों की तरह एकदम परफेक्टली जमी होती हैं, जो कपड़े को मजबूती देती हैं। और दूसरे हैं अमॉर्फ इलाके, जहां ये तकियों के ढेर की तरह बिखरी उलझी होती हैं, जो लचीलापन और नमी सोखने की क्षमता देती हैं। हर फाइबर का अपना खास कैरेक्टर इन्हीं दोनों इलाकों के बैलेंस से बनता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर का ये आइडिया तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये उन फाइबर्स में कैसे काम करता है जिन्हें नेचर ने हजारों सालों में परफेक्ट किया है। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन यानी कपास की। ये सेल्यूलोज नाम के एक नेचुरल पॉलीमर से बना है, जो फाइबर का लगभग 90% हिस्सा होता है। और लीजिए, हमारी पहेली का आधा जवाब तो यही मिल गया। जब कॉटन गीला होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर घुस जाते हैं और फाइबर के अंदरूनी कनेक्शंस, जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, उन्हें और मजबूत कर देते हैं। ये एक तरह के मॉलिक्यूलर गोंद का काम करते हैं। नतीजा हैरानी की बात है, पर कॉटन गीला होने पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब एक और जाना पहचाना सवाल, आखिर ऊन इतना गर्म क्यों रखता है और क्यों इतनी आसानी से सिकुड़ जाता है? इसका राज ऊन की सतह में है। ऊन के हर रेशे पर छोटे छोटे स्केल्स की एक परत होती है। अगर कभी गलती से कोई ऊनी स्वेटर वॉशिंग मशीन में छोटा हो गया है, तो आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। गर्मी और हलचल से ये स्केल्स एक दूसरे में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इस प्रोसेस को फेल्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं रेशम की, जिसकी सबसे मशहूर खासियत है उसकी चमक। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। रेशम की चमक उसकी केमिस्ट्री की वजह से नहीं, बल्कि उसकी ज्योमेट्री की वजह से है। रेशम के रेशे का जो क्रॉस सेक्शन है, वो तिकोना होता है, बिल्कुल एक छोटे से प्रिज्म की तरह। ये लाइट को अलग अलग एंगल पर बिखेरता है, और इसी से वो अनोखी चमक पैदा होती है जो हमें इतनी पसंद है। तो प्रकृति के चमत्कारों से अब आगे बढ़ते हैं इंसानी दिमाग की दुनिया में। अब हम उन फाइबर्स को देखेंगे जो उगाए नहीं जाते, बल्कि लैब में डिजाइन किए जाते हैं। रेयॉन एक बहुत स्पेशल केस है। ये बनता तो लकड़ी के गूदे जैसे नेचुरल सोर्स से है, लेकिन इसे एक लंबी चौड़ी केमिकल प्रोसेस से गुजारकर बदला जाता है। इसलिए इसे सेमी सिंथेटिक कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब इसको बनाने वाली चेन्स एक दूसरे से मजबूती से नहीं जुड़ी होती, और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा सिरा जुड़ा है। और फिर आता है सिंथेटिक्स का वर्क हॉर्स, पॉलिएस्टर। ये एक थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। मतलब इसे प्लास्टिक की तरह पिघलाकर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, और ठंडा होने पर यह फिर से सॉलिड हो जाता है। यही खूबी इसे इतना टिकाऊ और वर्सेटाइल बनाती है। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। जरा फर्क देखिए, जहां ऊन और कॉटन अच्छी खासी नमी सोखते हैं, वहीं पॉलिएस्टर का बार लगभग 0 पर है। यह हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी को दूर भगाता है, और यही वजह है कि ये स्पोर्ट्स वेयर के लिए पहली पसंद है। यह पसीने को सोखता नहीं, बल्कि उसे त्वचा से दूर ले जाकर हवा में उड़ने में मदद करता है। और ये टेबल, ये हमें सीधे हमारी पहेली के फाइनल जवाब पर ले आती है। गीली अवस्था में मजबूती वाली लाइन देखिए। कॉटन जो मजबूत होता है, उसके ठीक उलट रेयॉन अपनी मजबूती खो देता है।
पानी इसके अंदर की कमजोर बनावट को और भी कमजोर कर देता है, जिससे ये आसानी से टूट जाता है और इसी के साथ टी शर्ट और ब्लाउज का रहस्य सुलझ गया। ठीक है, तो अब हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी फाइबर्स को समझ गए हैं। अब देखते हैं कि ये अलग अलग रेशे मिलकर वो कपड़े कैसे बनाते हैं जिन्हें हम रोज पहनते हैं। किसी भी कपड़े को बनाने के 3 बुनियादी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है कच्चा रेशा, फिर इन रेशों को आपस में ऐंठ कर बनाया जाता है धागा, और आखिर में इन धागों को आपस में गूंथ कर कपड़ा तैयार होता है। अब धागों को कपड़े में बदलने के मोटे तौर पर 2 ही तरीके हैं, वीविंग और निटिंग। वोवन कपड़े जैसे डेनिम की जीन्स, इसमें धागों को एक दूसरे के ऊपर नीचे से क्रॉस करके एक मजबूत ठोस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वहीं निटेड कपड़े जैसे टी शर्ट, ये एक ही धागे से लूप्स बनाकर तैयार होते हैं, जो उन्हें उनका खास लचीलापन और स्ट्रेच देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कपड़ा बनने के बाद भी उसे अपना फाइनल कैरेक्टर देने के लिए कुछ बहुत जरूरी ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। ये बस कुछ नाम है, लेकिन इनके पीछे का साइंस कमाल का है। मर्सराइजेशन कॉटन में एक नई चमक लाता है। सैनफोराइजेशन ही वो प्रोसेस है जो प्री श्रिंक लेबल की गारंटी देता है। कैलेंडरिंग सतह को चिकना करता है और फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश सेफ्टी के लिए है। असल में लेबल पर हम जो भी जानकारी पढ़ते हैं वो बहुत सारे विज्ञान का नतीजा होती है। तो अब जब विज्ञान की इतनी परतें खुल चुकी हैं, सवाल ये है कि अगली बार जब शॉपिंग हो तो कपड़ों के लेबल पर क्या देखने की कोशिश होगी। अब हमारे पास हर कपड़े की साइंटिफिक कहानी को पढ़ने की समझ है, एक ऐसी कहानी जो ये तय करती है कि वो कपड़ा कैसा महसूस होगा, कितना चलेगा और रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा साथ कैसे निभाएगा।